नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति राणा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में देखें। नोटबंदी के बाद कैश को लेकर एक और मार पड़ने वाली है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार कैश पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसे बजट में शामिल किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक बैंक खातों से तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक महीने में कैश निकासी की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक तय की जा सकती है। इससे ज्यादा रकम निकासी पर टैक्स लगाया जा सकता है। पैन कार्ड अब क्यूआर कोड के साथ जारी होंगे, जिसमें पैन कार्ड धारक की पूरी जानकारी डिजिटल तौर पर दर्ज होगी। इससे पैन के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग ने 10 जनवरी से क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड जारी करने शुरू कर दिए हैं। जिनके पास पहले से पैन कार्ड हैं वो भी अपने पुराने पैन कार्ड को क्यूआर कोड में वाले पैन कार्ड में बदलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने बजट पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं। सरकार जानना चाहती है कि आखिर लोग बजट में क्या चाहते हैं। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल पर जनता की राय मांगी। जनता से पूछा कि वो बजट में किस पर ज्यादा फोकस चाहते हैं। 4 स्कीम का जिक्र किया गया। हाउसिंग फॉर ऑल पर सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। दूसरे नंबर पर रहा स्टार्टअप इंडिया। आम बजट की तारीख 1 फरवरी से आगे बढ़ाने के लिए दाखिल पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि 1 फरवरी की जगह अगर 1 मार्च को आम बजट पेश होता तो इससे क्या बदल जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि इससे किस कानून का उल्लंघन होता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलब करने की अटकलों से पीएससी ने पल्ला झाड़ लिया है। कमेटी ने साफ किया कि उसके पास पीएम को समन जारी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि इस सिलसिले में मंत्रियों को बुलाया जा सकता है। इससे पहले कमेटी के चेयरमैन और कांग्रेस नेता केवी थॉमस ने संकेत दिए थे कि जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री को भी नोटबंदी पर सफाई पेश करने के लिए बुलाया जा सकता है। मोदी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए मेगा प्लान तैयार किया। इस मेगा प्लान के तहत सरकार मॉडल करियर सेंटर बनाएगी, जिसके तहत सरकारी एजेंसी आपकी योग्यता के हिसाब से आपके लिए नौकरी ढूंढेगी। इसके लिए इंडस्ट्री बॉडी और प्राइवेट कंपनियों के साथ करार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 और 2018 के बीच भारत की बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है। साथ ही नई नौकरियों के अवसर बनने में दिक्कतें आ सकती हैं। आईएलओ की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में बेरोजगारों की संख्या 1 करोड़ 77 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 78 लाख होने की आशंका है। वहीं 2018 में यह संख्या बढ़कर 1.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। रतन टाटा ने उम्मीद जताई कि टाटा सन्स के लिए नए चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। रतन टाटा ने चंद्रशेखरन की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। रतन टाटा ने चंद्रशेखरन की योग्यता पर भरोसा जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ये टाटा सन्स का चेयरमैन बनना चुनौती भरी जिम्मेदारी है, लेकिन वो ग्रुप की वैल्यूज को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर 2016 को सारिस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया गया था। इसके बाद ग्रुप की कंपनियों में काफी उथल पुथल रही थी। कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स को लेकर भी लड़ाई छिड़ी रही। अब इस दौरान ग्रुप सबसे बुरे दौर से गुजरा। कल चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाने के बाद ये उठापटक थम गई। करीब 150 साल पुराने ग्रुप में पहली बार किसी नॉन पार्टी को चेयरमैन बनाया गया है। साथ ही ये भी बताएं कि 21 फरवरी को एन चंद्रशेखरन शपथ लेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की कल अहम बैठक होने वाली है, जिसमें मर्जर एंड एक्विजिशन के नियमों में बदलाव पर मुहर लगेगी। लिस्टेड कंपनियों को मर्जर के लिए हाई कोर्ट से पहले सेबी की मंजूरी लेना जरूरी हो जाएगा। अभी छोटी कंपनियों में मर्जर पर अनलिस्टेड को लिस्टेड का दर्जा हासिल है। नए नियमों के तहत मर्ज होने वाली अनलिस्टेड कंपनी को भी सभी अहम जानकारियां देनी होंगी। अभी बैंक डोर लिस्टेड का दर्जा हासिल होने पर कई जानकारी देने से छूट मिली गई है। आईपी के शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब एक्सपोर्ट के भी अच्छे आंकड़े आए हैं। दिसंबर में भारत का एक्सपोर्ट 6% बढ़कर $2,390 करोड़ पर पहुंच गया।
मार्च 2015 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस दौरान इंपोर्ट में मामूली 0.5% का इजाफा दर्ज हुआ है। व्यापार घाटे के मोर्चे पर भी राहत मिली है। दिसंबर में व्यापार घाटा $1,150 करोड़ से घटकर $1,037 करोड़ पर पहुंच गया। दिसंबर में दाल इंपोर्ट में भी कमी हुई। आज बाजार में पूरे दिन सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। अंत में सेंसेक्स 9 निफ्टी 7 अंक गिरकर बंद हुए। आज के कारोबार में फाइनेंस, एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को सहारा दिया। इन्फोसिस और टीसीएस के अच्छे नतीजों के बावजूद आईटी शेयरों की पिटाई हुई। इसके अलावा ऑटो और पीएसयू में हल्की कमजोरी दिखी। टेलीकॉम और फार्मा शेयरों में बिकवाली का आलम रहा। कल 8,400 के ऊपर बंद होने के बाद आज निफ्टी 8,400 के नीचे बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी 1.8% चढ़कर बंद हुए। टीसीएस के बाद अब इन्फोसिस ने भी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 2.8% बढ़कर 3,708 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का मुनाफा 3,606 करोड़ रुपए रहा था। इस दौरान कंपनी की आय 0.2% घटकर 17,273 करोड़ रुपए रही। लंबे तेजी के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आ गई है। विदेशी बाजार में सोना 7 हफ्ते के ऊपर इस तरह से लुढ़क गया है। एमसीएक्स पर बाजार दबाव में कारोबार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक मुनाफा वसूली और डॉलर में मजबूती से कीमतों पर दबाव है। पिछले करीब 2 हफ्ते सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स ने चीनी वायदा पर फिर 20% का स्पेशल कैश मार्जिन लगा दिया है। ये मार्जिन लॉन्ग साइड यानी वायदा में खरीदारी पर लगेगा। मार्जिन में बदलाव 16 जनवरी यानी सोमवार से लागू है। अब खरीदारी पर कुल मार्जिन बढ़कर 50% हो गया है और साथ ही चीनी की कीमतों में तेजी को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है। हाल ही में हाजिर बाजार में चीनी के दाम 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। कोल इंडिया ने कोयले के दाम 20% तक बढ़ा दिए हैं। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। कीमतें बढ़ने से कंपनी के करीब 700 करोड़ रुपए की आय बढ़ेगी। कोल इंडिया देश में खपत होने वाले 80% कोयले की सप्लाई करती है और इस साल कंपनी का 600 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य है। भारत के इतिहास में एविएशन सेक्टर में स्पाइस जेट ने अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर देकर तहलका मचा दिया है। स्पाइस जेट ने बोइंग को 205 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। स्पाइस जेट के इस ऑर्डर की कीमत 1,50,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बोइंग से 2018 में एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होगी जो कि 2024 तक जाकर पूरी होगी। नए एयरक्राफ्ट से कुछ नई योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है। कंपनी की कुछ नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर सेवा शुरू करने की योजना है। एयर इंडिया के 225 करोड़ के सॉफ्टवेयर खरीद घोटाले में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। सीबीआई ने एयर इंडिया, जर्मन कंपनी सैप एजी और आईबीएम के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एयर इंडिया ने 2011 में 225 करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर का सौदा किया था। सीबीआई ने केस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की सिफारिश पर दर्ज किया। सूत्रों के मुताबिक सीवीसी की शुरुआती जांच में इसमें गड़बड़ी के सबूत मिले थे। कोयला घोटाले में आज सीबीआई ने फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में दायर की है। मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव भी आरोपी हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा कि वो 23 जनवरी तक सही फॉर्मेट में जांच रिपोर्ट दायर करें। आज दायर की गई रिपोर्ट में गवाहों की लिस्ट और उनके बयान और सीएफएसएल की रिपोर्ट शामिल है। नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए सरकार को झूठी जानकारियां दी थी। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां बंद करने के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। केंद्र सरकार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केंद्र सरकार ने 10 की जगह 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी की बात रखी है। साथ ही पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर भी इसी तरह पाबंदी की मांग रखी है। सरकार ने अपनी अपील में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अटैच नहीं किया। इस लापरवाह रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई।
रिलायंस जियो और एयरटेल के बीच तकरार और बढ़ गई है। एयरटेल ने जियो के फ्री ऑफर को लेकर टीडी सैट में याचिका दायर की है। टीडी सैट ने ट्राई से फ्री ऑफर पर जवाब मांगा है। उधर पीओआई नहीं देने के आरोप में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर पेनल्टी को मंजूरी मिल गई है। रिलायंस जियो ने मुंबई में अपनी जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर दी है। दक्षिणी मुंबई के कुछ इलाकों में सेवा शुरू की गई है, जिसमें बालकेश्वर रोड और दक्षिणी मुंबई के कुछ इलाकों में ये सेवा शुरू हुई, जिसमें बालकेश्वर रोड और नेपियन रोड जैसे एरिया शामिल हैं। लॉन्च ऑफर के तहत जियो अपने यूजर्स को ये अलॉटमेंट स्पीड वाला डेटा 3 महीने के लिए फ्री दे रहा है। हालांकि इंस्टॉलेशन और राउटर के लिए 4,500 रुपए देने होंगे। मारुति सुजुकी ने अपनी नई क्रॉसओवर कार इग्निस को लॉन्च कर दिया है। इस शुरुआती एक शोरूम कीमत 4,59,000 रुपए रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 7,08,000 रुपए रखी गई है। मारुति इग्निस को पेट्रोल और डीजल इंजन वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। इस कार का भारतीय बाजार में मुकाबला महिंद्रा की KUV 100 और अपनी कंपनी की स्विफ्ट के साथ होगा। मारुति की इग्निस नेक्सा शोरूम पर उपलब्ध होगी। खादी ग्राम उद्योग हर साल अपना कैलेंडर निकालता है और साल 2017 का कैलेंडर भी निकाला है, लेकिन इस बार का कैलेंडर सुर्खियों में है क्योंकि यहां से गांधी जी की तस्वीर गायब है और उनकी जगह पीएम मोदी की तस्वीर है। इस बार चरखे पर पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। हालांकि खादी ग्राम उद्योग का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहला भी होता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। समारोह में बॉलीवुड के कई चेहरे भी नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक शाहिद कपूर, काजोल, कटरीना कैफ, मीका सिंह जैसे सितारे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उपराष्ट्रपति जो बिडेन को सबसे बड़ा अमेरिकी सम्मान प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। बराक ओबामा का ये कदम सरप्राइज देने वाला रहा। अचानक सम्मान की घोषणा सुनकर बिडेन भावुक भी हो गए। ओबामा ने बिडेन को अपनी अभी तक अमेरिका का बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतिहास का शेर कहा। ओबामा ने कहा कि मुश्किल दौर में भी बिडेन टूटे नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे। जो बिडेन ने ही ओसामा बिन लादेन को मारने की स्ट्रेटेजी तैयार की।